हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का नाम है और ये है पार्ट 1। 3 पार्ट में ये टोटल चैप्टर हम कवर करेंगे। हमने रेफरेंस लिया टी.आर. जैन और वी.के. ओरी की बुक से और हमें जो टॉपिक कवर करने इस चैप्टर में वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। टॉपिक्स तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये चैप्टर रिलेटेड किससे है। चैप्टर का नाम ही जैसे है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश रूल होने से पहले कैसी थी, तो ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत वाइब्रेंट और प्रॉस्परस थी, यानी कि काफी अच्छी चल रही थी, ग्रोथ रेट पे थी, ग्रो कर रही थी। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी था, मतलब सेल्फ कंटेन्ड सेक्टर था जहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे यानी कि जो किसान थे वही ओनर थे लैंड के, किसान ही ओनर हुआ करते थे लैंड के। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत फेमस था पूरी दुनिया में। और कौन सा, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो बहुत फेमस थे पूरी दुनिया में। हम काफी अच्छा एक्सपोर्ट इनका कर रहे थे। हमारा जो कॉटन था वो बहुत फेमस था, हमारा जो सिल्क था वो बहुत फेमस था। तो ये सब चीजें हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि बाहर हम भेजते थे। तो ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब ब्रिटिश रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया हमारी इंडियन इकोनॉमी का। कैसे? जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसपे हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, जहां से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि जहां से हमारी पूरी जीडीपी की ग्रोथ होती थी, जहां से हमारी पूरी जीडीपी चेक की जाती थी, उसको इन्होंने एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। उसको इन्होंने अपना रेवेन्यू का साधन बना दिया। कैसे? इन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम लॉन्च कर दिया। जमींदारी सिस्टम यानी कि अब जो किसान है वो इस लैंड के ओनर नहीं है, अब इस लैंड का ओनर कौन है, जमींदार। और ये जो मर्जी चाहे अपने किसान से करवा सकता है, इसको कोई मतलब नहीं होता था मौसम से, किसी भी चीज से, उसको इसकी डेवलपमेंट से भी कोई लेना देना नहीं होता था, इसको बस प्रॉफिट चाहिए होता था। तो उसने यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब किया। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हम बेचते थे, बनाते थे, उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? इसने अपने जो इसके अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो इसने हमारे देश में लाने शुरू कर दिए, हमारे देश में लॉन्च करने शुरू कर दिए। तो इसका क्या नतीजा निकला कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी चेंज फ्रॉम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी से चेंज होकर स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। यानी कि वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी कि जो ग्रो कर रही हो इकोनॉमी, ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी जिसे हम बोल सकते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो कि बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही है, ना के बराबर ग्रो कर रही है या कर ही नहीं रही है, स्टॉप हो चुकी है जिसकी ग्रोइंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो ऐसा हो गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही थी, रुक चुकी थी। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस इकोनॉमी, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, लिमिटेड अर्बनाइजेशन और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिस भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, वो इकोनॉमी ग्रोथ ही नहीं करती है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब यही है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल
और नो ग्रोथ इन इनकम, जिसमें इनकम में बिल्कुल थोड़ा सा या फिर बिल्कुल मतलब ग्रोथ रुकी चुकी है, हो ही नहीं रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी हमारा नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ लोग जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिरस, वीके राव एंड आरसी देसाई जी ने कोशिश करी थी। उन्होंने एस्टिमेट करा हमारी इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को, तो उनको क्या मिला कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में उन्होंने ये देखा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, नेशनल इनकम हमारी 2% से भी कम है, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी, वो 0.5% के आसपास है। ठीक है, ये उनको निकल के आया कंक्लूजन। अगला पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी को कौन सी होती है, जिसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है ना वो बहुत कम हो, पर कैपिटा इनकम लो हो, बहुत कम हो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। An economy is called backward economy when it has a very low per capita income, जब उसकी per capita income बहुत कम हो। In 1947-48 में जो डाटा कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से जो हमारी पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन की इनकम निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, 230 रुपीज। सिर्फ 230 रुपीज मिलते थे एक पर्सन को उस टाइम पर। अगली इकोनॉमी है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का क्या प्रभाव है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारी इकोनॉमी का सबसे एक मेन पार्ट था, इम्पोर्टेंट पार्ट था और मेन सेक्टर था। हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी, लेकिन 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। 100 में से तो 72 लोग तो एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे थे, यानी 100 में से 72 लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हैं। हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज ओनली 50%। लेकिन 100 में से 72 लोग तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में जो हमें इसका मतलब मिल रहा है, जो हमें इसका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 100 में से सिर्फ 50% मिल रहा है। सोचो, लेकिन सब ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन कम है तो मतलब आधा कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, लेकिन जब जितने लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये कम है ना। तो इंडिकेटिंग द बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर, इसकी वजह इससे हमें पता चलता है कि इस सेक्टर में कितनी बैकवर्डनेस थी। This sector suffered from low productivity owing to which it had low contribution to GDP। इस सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हो रही थी, धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जमींदारी सिस्टम चल रहा था उससे पहले, जिसकी वजह से जो हमारा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन था वो बहुत लो हो चुका था या ना के बराबर था। अब अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको आप बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरीके से बैकवर्डनेस आई थी, कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो हमारा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते थे और बहुत हमें इनकम जनरेट करके देता था, बहुत अच्छा चल रहा था, क्वालिटी हम एकदम बेस्ट प्रोवाइड करते थे, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा चल रहा था। लेकिन जो ब्रिटिश ने जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेकर के आई उसके चक्कर में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सब पूरी तरह से रूइंड हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई और हैवी इंडस्ट्री भी ब्लीक ग्रोथ आने लगा, जिसकी वजह से हम छोटे छोटे कैपिटल गुड्स के लिए भी, छोटी छोटी जो चीजें थी उसके लिए भी हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होने लगे कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमें वो ब्रिटेन से मंगवाना पड़ेगा तब हम कोई चीज बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, हमारी हैंडीक्राफ्ट मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स पे फिफ्थ पॉइंट है कि हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे क्योंकि हमारी अपनी खुद की मार्केट तो खत्म हो चुकी थी, इसलिए हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड हो गए थे कि हमें कुछ भी चीज चाहिए हो, चाहे वो मशीनरी चाहिए हो, उससे रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए हो, हमें अपने डिफेंस, अपने आर्मी के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए या कंज्यूमर गुड्स जैसे कि मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल, ये सब कुछ भी, सिलाई की मशीन, कुछ भी हमें चाहिए
तो हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंड रहना पड़ता था, जो कि हम कहाँ से मंगाते थे, ब्रिटेन से मंगानी पड़ती थी हमको सारी चीजें, ठीक है। तो अब अगला क्या था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों में जो लोग रह रहे थे वो कम थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादातर लोग गांव वगैरह में रहते थे। 1948 में सिर्फ 14% लोग रहते थे अर्बन एरियाज में और 86% लोग रहते थे रूरल एरियाज में। 14%, सोचो, सिर्फ 14% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे और 86% लोग रहते थे रूरल एरियाज में यानी गांव में, और शहरों में 14%। तो क्या हुआ इससे, रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी। कि जो रूरल की पॉपुलेशन थी, जो गांव के लोग थे, वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और जानते ही नहीं थे और कोई और अपॉर्चुनिटी उनको मिल ही नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वहां जो ज्यादातर लोग थे वो क्या थे, पुअर थे। वहां पे पॉवर्टी बढ़ने लगी, वहां गरीबी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो रूरल एरियाज में रहते थे और वहां एग्रीकल्चर के अलावा किसी भी तरह की कोई और अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं थी। नेक्स्ट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, यानी कि ना वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी पूरी तरह से, ना वो पब्लिक पे डिपेंडेंट थी पूरी तरह से। हम कोई भी डिसीजन लेते थे, हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसने वो डिसीजन लिया, लेकिन वो उसको कंफर्म किससे करती थी, हमेशा उसको वो कंफर्म करती थी हमेशा ब्रिटिश की गवर्नमेंट से। तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट जो डिसीजन ले वो नहीं कर पा रही थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं और सेमी फ्यूडल भी। पूरी तरह से ना वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी, ना वो पब्लिक पे डिपेंडेंट थी। हम कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, क्योंकि हम उनसे पूछ के चीजें कर रहे थे, हम खुद से नहीं डिसीजन ले पा रहे थे। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें जब दोनों मिक्स हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी। लो प्रोडक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस आएगी कि हम पिछड़े हुए कहलाए जाएंगे। हम खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिसीजन ले रहे हैं, वो तो गलत ही डिसीजन लेगी या सही भी ले रही होगी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल कम थी, पर डिसीजन वो गलत ही ले रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या हालत थी। तो इसके लिए भी हमें 7 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, थर्ड फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, lack of investment in agriculture and infrastructure, gulf between owners of the soil and tillers of the soil, small and fragmented holding, सबसिस्टेंस आउटलुक। तो ये 7 पॉइंट है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन यानी कि टोटल आउटपुट की हमने पूरा कितना हमने प्रोडक्शन करी, पूरी इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में हमने कितनी प्रोडक्शन करी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि 1 हेक्टेयर में हमने कितनी प्रोडक्शन करी, 1 हेक्टेयर में जितनी प्रोडक्शन करी वो प्रोडक्टिविटी में काउंट होगी। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट while productivity refers to output per hectare of land। लैंड के 1 हेक्टेयर में यानी जमीन के 1 हेक्टेयर में हमने कितनी प्रोडक्शन करी, वो प्रोडक्टिविटी होती है। बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थी, ठीक है। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स। और वो लो क्यों थी, क्योंकि फार्मर्स के पास रिसोर्सेस ही नहीं थे प्रोडक्टिविटी करने के लिए, और जो उनको इंसेंटिव मिलता था वो भी बहुत कम थे। एंड लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टाइलर्स ऑफ द सॉइल, कि उनको बहुत कम इंसेंटिव्स मिलते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं पाती थी, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती थी। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट कि एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई यूनिक सिस्टम लेकर आया लैंड सेटलमेंट के लिए। इसको उसने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप दिया, जैसे कि एक गवर्नमेंट थी, एक था जमींदार और एक था टाइलर्स। अब क्या था
कि इनका इस सिस्टम का नाम क्या था, जमींदारी सिस्टम। और ये कहाँ लॉन्च हुआ सबसे पहले, बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी जिसको हम आजकल बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में, वहां पे उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी था, वहां पे ये लॉन्च हुआ। अब इसके क्या फीचर्स थे, जमींदारी सिस्टम था क्या, एक जमींदार होता था, ठीक है, एक जमींदार होता था और उसकी बहुत सारी लैंड होती थी, बहुत सारी लैंड होती थी इसकी, ठीक है। और ये थी हमारी गवर्नमेंट, यानी कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये इस यहाँ पे कौन काम करता था, टाइलर्स, किसान। जमींदार ने बहुत सारे टाइलर्स अपनी जमीनों पे रखे हुए थे जो यहाँ पे काम करते थे। ये इनकी जमीन पे पूरा काम ये करके देते थे, टाइलर्स करके देते थे। जमींदार को गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था, एक फिक्स्ड अमाउंट जमींदार को गवर्नमेंट को देना होता था एज अ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के नाम पर जमींदार को वो फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन जमींदार को तो एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, लेकिन जमींदार जितना मर्जी चाहे उतना अमाउंट इनसे ले सकता था। जमींदार ने इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, इसको जितना मन करता था वो उतना अमाउंट इससे लेता था और जमींदार को कोई लेना देना नहीं था कि उसकी जो लैंड है उसकी हालत कैसी है, उसमें वो चीज उगेगी नहीं उगेगी, उसको किस तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, खाद डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए। जमींदार को उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो इनको किसी तरह के कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता था, सिर्फ अमाउंट उनसे लेता रहता था और जितना मर्जी चाहे उनसे इतना काम करवाए और जितना मर्जी चाहे उतना अमाउंट वो ले सकता था। जमींदार एक गवर्नमेंट को तो फिक्स दे दिया उसने, गवर्नमेंट का फिर उसके बाद उस पे कोई लेना देना नहीं था, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी, जो मर्जी चाहे जमींदार कर सकता था। लेकिन जमींदार टाइलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था, उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था, ठीक है। तो फीचर्स क्या थे जमींदारी सिस्टम के, द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार जो था वो परमानेंट ओनर था सॉइल का, उस जमीन का, which implied that the profit generated from the cultivation were to accrue to जमींदार instead of the cultivator। जो भी प्रॉफिट इसमें से जनरेट होगा वो सारा का सारा किसको जाएगा, जमींदार को। और अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, मान लो किसी साल जो फसल थी वो खराब हो गई, तो ये टाइलर्स को अपनी जेब से देना पड़ता था जमींदार को, ठीक है, ऐसा होता था। अब अगला पॉइंट क्या है, द जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, किसको, गवर्नमेंट को। इस फिक्स्ड अमाउंट को क्या बोलते थे जो वो देते थे, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। The zamindars were free to extract as much from the tilers of the soil as they could। वो जितना मर्जी चाहे उनको वहां पे निचोड़े, उनसे उतना काम करवाए, जो मर्जी चाहे करे और जितना मर्जी चाहे अमाउंट वो उनसे ले सकता था। जमींदार को पूरा अधिकार था, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती थी इस चीज में कि जमींदार उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगला इम्प्लीकेशंस, क्या प्रभाव क्या पड़ा इसका जमींदारी सिस्टम का। इट लीड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टाइलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। जमींदार द्वारा टाइलर्स का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार विच लेड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टाइलर्स ऑफ द सॉइल। कि लैंड रेवेन्यू जो जमींदार लेता था, किससे, एक तो लैंड रेवेन्यू वो देता था गवर्नमेंट को, लेकिन जमींदार लैंड रेवेन्यू किससे, टाइलर से लेता था, वो फ्रीक्वेंटली रेज करता रहा, बार बार वो उसको बढ़ाता रहता था, जिसकी वजह से जो टाइलर्स थे वो नहीं दे पाते थे तो उनको सॉइल से एविक्ट कर दिया जाता था, यानी कि देखिए बाहर भेज दिया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था जमीन से, ठीक है, निकाल फेंकता था जमींदार उनको जमीन से, अगर वो पे नहीं कर पाते थे उतना लैंड रेवेन्यू। टाइलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। तो टाइलर्स का जो स्टेटस था वो अब लैंडलेस लेबरर्स में कन्वर्ट हो चुका था, कि जो बेदखल हो चुके थे, जिनके पास किसी भी तरह की कोई जमीन नहीं थी। अब अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया जबरदस्ती, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोड्यूस करना है तो वही प्रोड्यूस करना है, उसके अलावा कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिगो की जरूरत होती थी जैसे कि, तो उन्होंने बोला कि इंडिगो प्रोड्यूस करो, तो जो टाइलर्स होते थे, जो जमींदार होते थे, वो टाइलर्स को बोलते थे कि इंडिगो ही प्रोड्यूस करना है जमीन पर, ठीक है। तो जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उसने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सेल्फ कंजम्पशन की चीजें होती थी, जो हम खुद के यूज के लिए चीजें प्रोड्यूस करते थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द मार्केट, ऐसी चीजों में जो मार्केट के लिए कैश क्रॉप्स हो, यानी कि जिससे मार्केट चले। Farmers were forced to grow commercial crops to cope with the needs of the British industry. Farmers को फोर्स किया गया कि वो वही क्रॉप प्रोड्यूस करे जो ब्रिटिश ने बोला है, ताकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वो ग्रो कर जाए, ठीक है। तो फार्मर्स को अगर वो चीज ग्रो करनी है, तो अब तो जमींदार तो फार्मर्स को यानी टाइलर्स को किसी भी तरह का कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था। टाइलर्स जो थे वो लोन लेते थे जिससे कि वो चीजें प्रोड्यूस कर पाए, ताकि जो भी चीज सामान उस चीज को प्रोड्यूस करने में लगेगा वो खरीदने के लिए टाइलर्स लोन लेंगे। लोन वो चुका नहीं पाएंगे, फिर बाद में फिर क्या होगा, वो कर्जदार बन जाएंगे, सरकार के भी और जमींदार के भी। वो लोन किससे लेंगे, जमींदार से, लेकिन वो चुका नहीं पाएंगे और वो कर्जदार बन जाएंगे। अगला है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट थी और जो जमींदार थे उनको कोई लेना देना नहीं था एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो उसको सुधारने में किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करते थे। उनको सिर्फ उनके जो लैंड रेवेन्यू होता था उससे मतलब होता था, वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस चीज से उनको कोई लेना देना नहीं था, और वो किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा का पूरा रेनफॉल यानी बारिश पे डिपेंडेंट था। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और डिसैलिनेशन जैसी कोई भी तकनीक का उन्होंने कुछ भी, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी वो गिरती गई धीरे धीरे गिरती गई। उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमारे पास तरीके होते थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब नेग्लेक्ट किए, उनको सब इग्नोर किया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वर अ फार क्राई। ये तो बहुत दूर की बात है कि कुछ परमानेंट किया जाए। Agriculture was heavily dependent on rainfall and therefore continued to be uncertain. Rainfall पे dependent था, flood control, drainage and desalination of the soil which could have led to increased productivity. ये सब चीजें अगर करते तो productivity increase होती। Of the sector were totally neglected. तो ये सारी चीजें उन्होंने neglect करी, ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। अब अगला फिफ्थ पॉइंट है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। देखो दो लोग थे, एक जमींदार था यानी ओनर, एक था टाइलर यानी कि किसान जो थे। तो जमींदार जो थे वो किसानों से लैंड रेवेन्यू तो लेते ही थे, पर वो किसानों को क्या देते थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे देंगे, कुछ दे देंगे, अदरवाइज वो किसानों को कुछ भी नहीं देते थे। तो जब किसानों को कुछ मिलेगा ही नहीं और उनके पास फ्यूचर के लिए तो किसी तरह की कोई सेविंग नहीं थी, तो जब किसानों को कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो प्रोडक्शन कम करेंगे। उनका जो लेवल होगा प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्टिविटी करने का, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो दिल से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरेगी। Agriculture during the British Raj was characterized by a huge gulf between owners of the soil on the other hand tilers of the soil on the other, यानी कि दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। While the owners shared the output, जो आउटपुट होता था ओनर को वो शेयर करना पड़ता था। द हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। मतलब वही था कि वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने में जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो जब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो आउटपुट कहाँ से बढ़ेगी।
पहले खर्चा करो, पहले देखो कि आपको क्या क्या इसमें जरूरत क्या क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, तभी तो आउटपुट आएगी। जब आप उसके लिए कुछ अच्छे मेजर्स ही नहीं करोगे तो आउटपुट कहाँ से आएगी। द टाइलर्स ऑफ द सॉइल वेयर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, तो वो देना ही नहीं चाहते थे अपना बेस्ट, क्योंकि उनको पता था कि उनको कुछ मिलेगा ही नहीं उसके बदले में, तो वो अपना बेस्ट क्यों देंगे। Thus the tilers of the soil did not have resources to invest while the owners had no interest. टाइलर्स के खुद के पास तो कोई रिसोर्सेस नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए और ओनर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टेग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर वाज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारा बर्बाद हो चुका था। अब अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इसका क्या मतलब है। स्मॉल का मतलब पहले तो छोटा, यानी कि जो आपके पास जमीनें हैं वो कम है, जमीनें क्या है, कम है, और छोटे छोटे पार्ट्स में इधर है, मतलब एक जमीन इधर है, दूसरी आपकी 3 किलोमीटर दूर है, फिर अगली जमीन आपकी 2 किलोमीटर दूर है, कहीं और 1 किलोमीटर दूर है। तो आपकी जो जमीनें हैं एक तो कम है और वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इधर उधर बटी हुई है। तो अब आपको सबका ध्यान रखना है, सब में प्रोडक्शन करनी है, तो क्या मतलब अगर दूर दूर होंगी तो क्या प्रोडक्शन ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लैंड होल्डिंग वेयर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। जो लैंड होल्डिंग्स थी वो छोटी भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर, एक पीस यहाँ दूसरा पीस वहाँ। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। देखो जो ज्यादातर लैंड होल्डिंग थी वो अनइकोनॉमिक थी, यानी जिसके ऊपर खर्चा ज्यादा होता था लेकिन जो आउटपुट आता था वो लो आता था। कॉस्ट ज्यादा लगती है लेकिन आउटपुट कम आता है। अगला है 7th पॉइंट, सब्सिस्टेंस ऑफ आउटलुक। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सब्सिस्टेंस आउटलुक का क्या मतलब है कि फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब कि जो हम चीजें बनाते थे, उगाते थे, वो हमारे डेली यूज के लिए होते थे। जो हम डेली चीजें खाते हैं, बहुत कम ऐसी चीजें बचती थी जो हम मार्केट में उसको बेच पाए, जिसकी वजह से जो हमारी पॉवर्टी थी और बैकवर्डनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम मार्केट में चीजें बेच ही नहीं पा रहे थे, हम अर्न ही नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ अपना 2 वक्त का खाना चला पा रहे थे, जितनी चीजें हम उगा रहे थे उसमें थे। Farming was taken mostly as a means of subsistence. Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. Basic needs पूरी हो रही है फैमिली की बस। There is a little surplus left for sale in the market. मार्केट में बेचने के लिए बहुत कम बच रहा है, implying a lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. Backwardness हो गई और poverty भी हो गई। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।